हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करने वाले हैं। और इस चैप्टर में भी हम लोग हर बार की तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेंगे और उन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पर पूरे चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। तो बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो द बॉडी मस्ट बी। अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स क्या है, जीरो है, तो बॉडी का स्टेट क्या रहेगा, बॉडी की स्टेट क्या होगी। तो बेटा देखो, ए ऑप्शन है बी एट रेस्ट, क्या बॉडी रेस्ट पर रहेगी, लेकिन ऐसा कंपलसरी तो नहीं है, बॉडी मोशन में भी हो सकती है। लेकिन यदि नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बी मूविंग, क्या बॉडी मूव करती रहेगी। ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है, बॉडी रेस्ट पर भी हो सकती है, नेट फोर्स तो उस पर है नहीं, तो बॉडी रेस्ट पर भी हो सकती है। तो यानी दोनों ही ऑप्शन कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं। सी वाला दिया है हैव कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो ये आंसर हमारा बेटा राइट हो जाएगा। क्यों, अगर बॉडी रेस्ट पर भी होगी तो वहाँ पर भी हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो हम वेलोसिटी वर्ड तो यूज़ वहाँ भी कर सकते हैं ना, तो वेलोसिटी जीरो है तो भी कांस्टेंट है। ठीक है, और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तब तो है ही, मूव कर रही है ऑब्जेक्ट तब। ठीक है, दोनों ही केस में आपकी जो वेलोसिटी हो रही है वो क्या कर रही है, चेंज नहीं कर रही है। तो आपका सी वाला ही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो हमें लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं रही है ना बेटा, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का सवाल ही नहीं बनता। तो हमारा आंसर सी वाला ऑप्शन ही रहेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। तो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया है इट अपोजिस मोशन, तो बेटा ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट दिया है। ठीक है, फ्रिक्शन जो होता है वो मोशन को अपोज करता है। बी ऑप्शन दिया हुआ है इट प्रोड्यूसेस वियर एंड टीयर, बिल्कुल जिन दो बॉडीज़ के बीच में ये फोर्स लग रहा होता है फ्रिक्शन फोर्स, वो वियर और टीयर भी प्रोड्यूस करता है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। सी ऑप्शन दिया हुआ है इट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, तो बेटा ये वाला आंसर हमारा नहीं है, यानी कि ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो आप फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स का अगर नॉर्मल फॉर्मूला भी देखोगे यहाँ पर, तो क्या दिया हुआ है, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन दोनों के प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या निकला कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, डी ऑप्शन दिया हुआ है इट कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। काइनेटिक एनर्जी यानी कि मोशन के दौरान जो एनर्जी कैरी करता है ऑब्जेक्ट, उसको वो हीट में कन्वर्ट करता है, गर्म कर देता है सरफेसों को, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर कौन सा है, सी वाला है, जो कि फ्रिक्शन के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बेटा। तो अगला क्वेश्चन है फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ, फ्रिक्शन किस टाइप का फोर्स है। तो देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दिया है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो बेटा ये पहला वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रिक्शन जो होता है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, यानी कि यहाँ पर अगर आप किसी ए पॉइंट से ऑब्जेक्ट को ले जाएं और ए पॉइंट पर भी घुमा करके वापस ले आएं, तो वर्क डन जो होगा वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, जबकि कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है कि एक अगर आप पूरे सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हो और वापस से इनिशियल पॉइंट पर आ जाते हो, तो आपका वर्क डन जीरो हो जाता है। या एक अलग तरह से कहें कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो उस फोर्स के द्वारा जो वर्क किया जाएगा पॉइंट ए से बी तक, ठीक है, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए से बी तक जो डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ठीक है, उसी को आप फोर्स से सीधा सीधा इंटू करना होगा आपको, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से। ठीक है, वर्क निकालने के लिए, समझ में आ रहा है। तो इस कंडीशन में, लेकिन अगर आप सोचो कि मैं ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी तक या पॉइंट ए से पॉइंट बी तक किसी वस्तु को ले जाऊं, वर्क करूं उस पर, और पाथ कुछ कुछ भी फॉलो करूं, तो मेरा वर्क डन बदल जाएगा। तो ऐसा कंजर्वेटिव फोर्स में नहीं बदलता है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स में केवल वर्क डन उतना ही होगा जितना ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट है, उसका प्रोडक्ट आप निकालोगे किसके साथ में, फोर्स के साथ में। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होगा, आपके पाथ पर डिपेंड करेगा कि आप कितना वर्क कर रहे हो। समझ आया। तो बेटा हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो भी पाथ पर डिपेंड करता है। ठीक है,
तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे बेटा। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्टैक्ट फोर्स। दिए हुए फोर्सेस में से कौन सा फोर्स जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है। तो देखो ऑप्शन ए दिया है टेंशन। टेंशन क्या है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। ऑब्वियसली दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कॉन्टैक्ट होगा तभी तो ये फोर्स लगेगा। मान लो ये एक रोप है, ये एक स्टोन है, पत्थर है, अगर ये बंधा हुआ है, कांटेक्ट में है, तभी इसके ऊपर क्या होगा, एक टेंशन फोर्स लगेगा इस रॉक के ऊपर, इस पत्थर की वजह से। ठीक है, तो ये कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन तो एक कांटेक्ट फोर्स होता ही है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कांटेक्ट फोर्स है क्या? नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है, ऑब्जेक्ट को दूर से भी ये अट्रैक्ट कर सकता है। बाकी नॉर्मल फोर्स जो होता है वो भी नॉर्मल रिएक्शन को बता रहा है। यहाँ पर कि एक बॉडी है ज़मीन पर रखी हुई है, ठीक है, तो वो ज़मीन के ऊपर mg फोर्स लगा रही है बॉडी, और ज़मीन उस पर पलट करके क्या लगा रही है, नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है। तो ये भी कांटेक्ट की वजह से ही लग रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। हमारा क्वेश्चन है अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू कीप इट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। इसी तरह का हमारा क्वेश्चन है अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू कीप इट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। इसी तरह का एक क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट वाला भी किया है हमने, ठीक है, इसी लेक्चर में, कि बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी में रखने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा हमें। तो ऑब्वियसली बेटा, जब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो हो नहीं रहा है, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है यानी कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, और कांस्टेंट वेलोसिटी में किसी बॉडी को मूव करवाने के लिए कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। क्वेश्चन है अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय टू अनइक्वल फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शंस बट नॉट अलोंग द सेम लाइन, द बॉडी विल हैव। दो अनइक्वल फोर्सेस हैं, यानी कि ये फोर्स और ये वाला फोर्स सेम नहीं है, बराबर नहीं है। दूसरी चीज़, सेम लाइन में भी नहीं लग रहे हैं कि एक नीचे लग रहा हो उसी लाइन में एक ऊपर लग रहा हो, ऐसा भी नहीं है, अलग अलग पॉइंट पर हैं, पोजीशन पर हैं। तो बेटा इनके द्वारा जो बॉडी को मोशन मिलेगा, है ना, वो किस तरह का होगा। इस केस को मैं आपको पहले समझा देता हूँ। अगर देखो ये दोनों फोर्स अगर बराबर होते तो ये पॉइंट अपनी पोजीशन पर फिक्स रहता और ये बॉडी इस तरीके से रोटेट करना शुरू हो जाती। ठीक है, सिर्फ रोटेट करती, ये अपनी जगह को नहीं छोड़ती। ठीक है, अगर ये दोनों फोर्स यहीं पर लग रहे होते, एक ही लाइन में होते, तब उस केस में बेटा क्या होता कि ये बॉडी कहीं पर भी मूव नहीं करती, ना तो रोटेट करती ना ही डिस्प्लेस करती। लेकिन क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल भी नहीं है और अपोजिट डायरेक्शन में भी हैं, ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि कुछ ये बॉडी रोटेट भी करेगी, ठीक है, और क्योंकि अनइक्वल फोर्सेस हैं इसलिए ये बॉडी अपनी जगह से खिसकेगी भी, अपनी पोजीशन को चेंज भी करेगी और रोटेट भी करेगी। ठीक है, तो कौन सा आंसर होना चाहिए, डी वाला क्या दिया है, रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल मोशन, तो आपका डी वाला ही ऑप्शन होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे हम लोग। तो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन वॉकिंग ऑन अ फ्लोर इज एबल टू मूव फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ। एक पर्सन जो है वो फ्लोर पर चल रहा है तो वो किसकी वजह से चल पा रहा है, किसकी वजह से मूव कर पा रहा है। तो आंसर ऑब्वियसली क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाएगा और उसकी वजह से कोई, या जो भी जिस भी व्यक्ति की बात हो रही है, पर्सन की बात हो रही है, वो मूव नहीं कर पाएगा। तो ए वाला ही क्या है, हमारा ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन है द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेसिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड। एक किसी भी बॉडी की वो टेंडेंसी, वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट को चेंज होने से अपोज करती है, यानी कि अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना चाहेगी, या फिर वो मोशन में है तो कांस्टेंट रेट से सेम डायरेक्शन में उसी मोशन में रहना चाहेगी। ठीक है, उतनी ही वेलोसिटी में रहना चाहेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, इनर्सिया है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्सिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। तो क्वेश्चन है विच लॉ एक्सप्लेन्स द रिकॉयल ऑफ अ गन। ठीक है, जब
गन से गोली को फायर किया जाता है तो गोली आगे निकलती है, बुलेट आगे निकलती है और गन पीछे की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों करती है, कौन सा लॉ इस चीज को एक्सप्लेन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है बेटा? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो गन की वजह से एक एक्शन मिलेगा किसको? बुलेट में, और उस बुलेट के एक्शन के रिएक्शन में गन पर भी एक फोर्स लगेगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा बुलेट के। ठीक है, और इसलिए गन पीछे की तरफ मूव कर जाएगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बेटा। तो क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की एसआई यूनिट क्या होती है? तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो अब अगर हमको जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसकी एसआई यूनिट निकालना है तो इस एफ एन को भी हम लोग उठाकर कहाँ ले आएंगे? इस साइड ले आएंगे। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा? ये वाला बन जाएगा। अब इसमें देखो आप, एसआई यूनिट क्या बननी चाहिए बेटा? ऊपर भी फोर्स है, नीचे भी फोर्स है, तो एसआई यूनिट तो कुछ बनेगी ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? नो यूनिट। ठीक है, तो यही हमारा आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बेटा। तो क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड फोर्स इज गिवन बाय। लीनियर मोमेंटम और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो बेटा ये तो बहुत फेमस रिलेशन है। ठीक है, dp अपॉन dt, फोर्स इज इक्वल टू dp अपॉन dt, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा, या बी वाला। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बेटा। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस। जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाता है तो वो प्रोड्यूस करती है क्या चीज? एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है। सीधे सीधे शब्दों में समझे तो कोई बॉडी मूव कर रही है कोई एक्स वेलोसिटी से। ठीक है, तो अगर हमने उसके मोशन के डायरेक्शन में फोर्स लगाया है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ेगी मतलब एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, और यदि उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने फोर्स लगा दिया तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगी, जिसको हम लोग रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो आफ्टर ऑल हमारा आंसर क्या रहेगा? एक्सेलरेशन ही रहने वाला है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे बेटा। तो क्वेश्चन है अ कार ऑफ मास m इज मूविंग विद द वेलोसिटी b द मोमेंटम इज। तो मोमेंटम का फॉर्मूला ही पूछा है। ठीक है, तो मोमेंटम होता क्या है बेटा? p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो बी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे बेटा। तो क्वेश्चन है विच इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनमें से नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन सा है? तो देखो बेटा, इसको समझने के लिए पहले आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम के डिफरेंस को समझना पड़ेगा। तो देखो, इनर्शियल फ्रेम क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए किसी और ऑब्जेक्ट की स्पीड को या वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप जिस बॉडी पे खड़े हो वो बॉडी रुकी हुई है या कांस्टेंट वेलोसिटी में है, या फिर उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज कर रही है, यानी कि वो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रही है और तब आप किसी और चीज़ के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप बेटा नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो। ठीक है, लेकिन यदि आप जिस बॉडी पे खड़े हो वो बॉडी कांस्टेंट मोशन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, या फिर रुकी हुई है, दोनों केसेस में आप इनर्शियल फ्रेम पर हो। ठीक है, तो अब देखिए ऑप्शन समझते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है? अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कार यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो क्या है? इनर्शियल फ्रेम में है, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। अ रॉकेट एक्सेलरेटिंग इन स्पेस। एक रॉकेट है जो कि स्पेस में एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज कर रही है, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा? नॉन इनर्शियल हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। अब सी वाले को देख लीजिए फिर भी। अ स्टेशनरी ट्रेन, एक ट्रेन रुकी हुई है, तो ऑब्वियसली इनर्शियल फ्रेम में आ गई। अब पार्क्ड कार, कार भी पार्क की हुई है तो रुकी हुई है, तो वो भी किस में आ जाएगी? इनर्शियल फ्रेम में आ जाएगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे बेटा। चलो बेटा, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ब्लॉक स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन विद यूनिफॉर्म स्पीड इट इम्प्लाइज दैट। एक ब्लॉक है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से स्लाइड कर रहा है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है नीचे की तरफ। ठीक, तो इसका क्या मीनिंग होगा ये पूछा है हमें। सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि कोई ब्लॉक है जो कि एक इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है। ठीक है,
तो बेटा mg का फोर्स तो डायरेक्टली डाउनवर्ड रहेगा। mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, mg cos थीटा और mg sin थीटा। ठीक है, तो mg cos थीटा जो होगा वो किससे न्यूट्रल हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन से। ठीक है, दूसरी तरफ mg sin थीटा जो है उसके अगेंस्ट कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, तो mg cos sin थीटा जो नीचे की साइड लग रहा है उसको अपोज करेगा कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स। अब बात ये है कि अगर जो जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस बॉक्स पर कोई नेट फोर्स नहीं है। नेट फोर्स नहीं है इसका मतलब क्या है कि mg sin थीटा और फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल हैं। तो यही हमारा आंसर रहेगा। क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखो, mg फ्रिक्शन से बड़ा होगा क्या, नहीं होगा। फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो बराबर होगा क्या, mg sin थीटा के। तो यही हमारा आंसर है, जैसा मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया है। तो बी वाला ही हमारा आंसर है बेटा इसका। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पल्स इज इक्वल टू, इम्पल्स किसके इक्वल होता है। तो देखिए बेटा यहाँ पर मैंने इस चीज़ को समझने के लिए दो फॉर्मूले रख दिए हैं। ठीक है, इन दोनों से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डेल टी, कितने टाइम में वो फोर्स लग रहा है। तो ये इम्पल्स का फॉर्मूला है। दूसरी तरफ फोर्स का फॉर्मूला जो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन है, न्यूटन का सेकेंड लॉ है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अगर मैं इस टाइम को इस साइड ले आता हूँ तो हमारे पास नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, डेल पी इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू डेल टी। ठीक है, अब फोर्स इंटू डेल टी जो है वही तो इम्पल्स का फॉर्मूला है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो इम्पल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर बी वाला हो जाएगा, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो चलिए बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होता है। तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन होगा बेटा, क्या होता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो कौन सा ऑप्शन दिया है, सी वाला, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो चलिए हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ इम्पल्स इज सेम एज दैट ऑफ, इम्पल्स की जो यूनिट होती है वो इन दी हुई चारों क्वांटिटीज में से किस क्वांटिटी के बराबर होती है। तो बेटा हमने पिछले एक दो क्वेश्चन पहले ही देखा है कि इम्पल्स किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के। ठीक है, तो आंसर वही हो जाएगा आपका, कौन सा, मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम की जो यूनिट होती है वही यूनिट हमारी किसकी होती है, इम्पल्स की भी होती है। तो सेकंड वाला इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। तो अगला क्वेश्चन है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ एट राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, दो फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, एफ है, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड है, और एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला होता है जनरली फोर्स के लिए। ठीक है, अब दो फोर्स हैं और राइट एंगल पर हैं। सबसे पहले तो आप लोग यहीं पर देख लीजिए बेटा, राइट एंगल होगा तो ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि cos 90 की वैल्यू जीरो होती है। तो हमारे पास सिर्फ कौन सी बचेगी, इतनी टर्म बचेगी बस। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर r इज इक्वल टू, अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को हटाकर आप सीधा कर दीजिए एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब ये कितना हो गया, 2f स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिला बेटा, r की वैल्यू आ जाएगी रूट 2f स्क्वायर। अब बताइए मुझे, रूट कट जाएगा किससे, एफ स्क्वायर से, लेकिन 2 के लिए नहीं कटेगा, यानी हमारा आंसर क्या आएगा, f बाहर आ जाएगा और अंदर क्या में सोचेगा, रूट 2। तो कौन सा आंसर आना चाहिए, बी वाला, रूट 2f वाला। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है उसके अकॉर्डिंग एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं वो किस तरह से अप्लाई होते हैं। एक्स ऑन सेम बॉडी गलत है। ठीक है, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट एक्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, ये वाला आंसर हमारा सही होगा बेटा। ठीक है, जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स होते हैं वो मैग्नीट्यूड में तो बराबर होते हैं लेकिन अलग अलग बॉडीज पर लगते हैं।
क्योंकि बेटा अगर वो सेम बॉडीज पर लगेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, वहाँ पर कोई नेट फोर्स एक्सर्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे बेटा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 50 मीटर। ठीक है, व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ 50 kg मास 50 kg मैन इन द कार। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए पूछा है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है बेटा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, मास इनटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी अपॉन रेडियस। तो देखिए यहाँ पर इन तीनों वैल्यूज को आप लोग यहाँ पर रख लीजिए। मास कितना है, 50 है। ठीक है, और रेडियस कितनी है, वो भी आपकी 50 है। तो बताइए 50 से 50 कैंसिल आउट हो जाएगा, मास और रेडियस यहाँ से कट जाएंगे। अब स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर यानी 400 न्यूटन। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा इस केस में, जो कार के अंदर व्यक्ति बैठा है उसके ऊपर, वो कितना होगा, 400 न्यूटन का होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास m रेस्ट ऑन अ रफ inclined plane making an angle theta with the horizontal. The coefficient of static friction is mu. The block will start sliding down if. देखिए बेटा, एंगल ऑफ रिपोज कौन सा एंगल होता है, जिस एंगल पर ऑब्जेक्ट स्लाइड करने ही वाला है जस्ट, लेकिन स्लाइड कर नहीं रहा है। ठीक है, तो अगर एंगल ऑफ रिपोज जो है या जो टेन थीटा है वो म्यू से अगर बड़ा हो जाए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू से बड़ा हो जाए, तो उस केस में ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू कर देगा। देखिए आपको क्लासेस में ये डेरिवेशन करवाया भी जाता है कि जो टेन थीटा होता है ना, वो किसके बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। ठीक है, कब, जब एंगल ऑफ रिपोज पर होते हैं हम लोग, उस कंडीशन में। तो आंसर कौन सा आएगा, टेन थीटा इज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो टेन थीटा या जो एंगल है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू से बड़ा हो जाता है, तो उस केस में ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू कर देता है। तो यही वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे बेटा। तो अगला क्वेश्चन है, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 2 kg, द रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन इज। ठीक है, फिलहाल के लिए देखो यहाँ पर वैल्यूज पर ध्यान मत दो, क्योंकि कुछ सॉल्व नहीं करना है हमें। हमें यहाँ पर सिर्फ ये कंसेप्ट समझना है कि एक गन है, उससे बुलेट को फायर किया गया। ठीक है, तो जो रिकॉयल वेलोसिटी होगी गन की जो पीछे जाने वाली वेलोसिटी होगी वो बुलेट से कम होगी या ज़्यादा होगी, बस इतना पूछा है। तो देखिए बेटा, इसके लिए मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा है, फोर्स वाला ही फॉर्मूला है ये। ठीक है, जिसमें क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन को अगर हम लोग लिखते हैं उस टर्म में, तो फोर्स अपॉन मास हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर क्या बता रहा है कि एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट की ज़्यादा होगी जिसका मास कम होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है यहाँ पर क्लियरली। तो देखो, गन का मास ज़्यादा है, ऑब्वियसली इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बुलेट का मास कम है, इसलिए उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा रहेगी। तो इस केस में गन का पूछा है बेटा, तो गन की एक्सेलरेशन क्या होगी, लेस देन द बुलेट। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा, लेस देन बुलेट वेलोसिटी। तो बुलेट की जो वेलोसिटी है उसके कंपेयर में गन की रिकॉयल वेलोसिटी जो होगी, पीछे जाने की जो वेलोसिटी होगी, वो काफ़ी कम होगी, क्योंकि गन का मास बहुत ज़्यादा है। तो हमारा पहला वाला इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फॉर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, कितना होता है। तो देखो, इसके लिए कोई फिक्स एंगल नहीं है बेटा। ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए, अलग अलग तरह के सरफेसेस के लिए इसकी एंगल की वैल्यू कुछ भी डिफरेंट हो सकती है। लेकिन जिस एंगल पर ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइड करने ही वाला होता है, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, जो कि मैं पिछले 1-2 क्वेश्चन पहले ही एक्सप्लेन मैंने इसको किया है। तो बेटा ये लेक्चर हमारा पूरा हो गया है, और जो भी कंसेप्चुअल रिवीजन चैप्टर का होना चाहिए था मैंने यहाँ पर करवा चुका हूँ मैं। ठीक है, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा समझा है, ठीक तरीके से देखा है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में नहीं उलझोगे।